डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं यूनिट 3 का दूसरा चैप्टर मोटिवेशन, जिसे अभिप्रेरणा भी कह देते हैं। मैं आपको अभिप्रेरणा का मीनिंग और उसके स्वरूप समझने के लिए पहले ही एक वीडियो भेज चुकी हूँ। आई होप आप उसे देखकर समझ चुके हैं और उसके नोट्स भी बना चुके हैं। मोटिवेशन में ही नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मोटिव्स या जैविक अभिप्रेरक। बेटा, अभिप्रेरणा दो तरह की होती है। एक होती है जैविक अभिप्रेरकों से पैदा होने वाली अभिप्रेरणा और दूसरी होती है सामाजिक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों से आने वाली प्रेरणा। तो हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जैविक अभिप्रेरक या बायोलॉजिकल मोटिव्स। बायोलॉजिकल मोटिव्स या जैविक अभिप्रेरक जन्म से मौजूद होते हैं। इन्हें हम सीखते नहीं हैं, ये जन्म से हमारे अंदर मौजूद होते हैं और इनके ना होने पर जिंदा रहना भी मुमकिन नहीं है। इन्हें शारीरिक अभिप्रेरक या जन्मजात अभिप्रेरक भी कह दिया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके भूख लगना, प्यास लगना, काम, तापक्रम नियमन। तापक्रम नियमन होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। मलमूत्र त्याग, नींद, दर्द परिहार यानी दर्द से बचना, दर्द को अवॉइड करना, सांस लेना इत्यादि। जैविक अभिप्रेरक शरीर के अंदर एक संतुलित शारीरिक अवस्था बनाकर रखते हैं, एक बैलेंस बनाकर रखते हैं, जिसे समस्थिति भी कहते हैं। जब इस समस्थिति में कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाए या डिस्टरबेंस पैदा हो जाए तो जैविक अभिप्रेरक जन्म लेते हैं। सबसे पहला जैविक अभिप्रेरक जिसे हम डिटेल में देखेंगे वो है भूख या हंगर। इसमें जो पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो है भूख का स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत। भूख जो होती है वो पेट की मांसपेशियों में संकुचन से पैदा होती है। जब पेट खाली होता है तब यह संकुचन तेजी से होता है और पेट में दर्द होता है। इसी से भूख की फीलिंग पैदा होती है। यह सिद्धांत कैनन और वॉशबर्न ने 1912 में एक प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया। उन्होंने क्या किया, प्रयोजक के पेट में एक ट्यूब के सहारे एक बैलून फिट किया, फिर बैलून में धीरे धीरे हवा भर दी। उस ट्यूब के दूसरे छोर पर एक नोक बना हुआ था जिससे कि स्मोक ड्रम पर एक ग्राफ बनता था। ये मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। प्रयोजक के पेट में ट्यूब के सहारे एक बैलून को फिट कर दिया। इसके बाद बैलून को धीरे धीरे हवा से फुला दिया और उस ट्यूब के दूसरे हिस्से पर, दूसरा जो उसका एंड था, उस पर एक नोक बना हुआ था जिससे कि स्मोक ड्रम पर एक ग्राफ बनता था। जब पेट की मांसपेशियों में संकुचन होता तो प्रयोजक को भूख दर्द महसूस होता और बैलून से हवा निकलने के कारण नोक हिलती, जो बाहर नोक थी, और स्मोक ड्रम पर, उस पर जो कागज था उस पर लकीर खिंच जाती थी। तो इस प्रयोग के द्वारा कैनन और वॉशबर्न ने यह सिद्ध किया कि जो भूख होती है वो पेट की मांसपेशियों में संकुचन होने की वजह से हमें महसूस होती है। जो दूसरा सिद्धांत है भूख का वो कहलाता है इंसुलिन अनुक्रिया। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसके स्राव से खून में चीनी का लेवल या स्तर कम हो जाता है। जब व्यक्ति खाना खाना शुरू करता है तो इंसुलिन ज्यादा निकलता है जिससे चीनी का स्तर कम होता है और हमें भूख लगने लगती है। अगर खून में पहले से ही चीनी ज्यादा हो तो भी इंसुलिन का स्राव ज्यादा होता है
और इससे ज्यादा खाने की प्रवृत्ति मजबूत होती है, ज्यादा भूख लगती है। तो अगर व्यक्ति अपने खाने में चीनी, शुगर को कंट्रोल करे तो इससे इंसुलिन की प्रतिक्रिया पर भी वह नियंत्रण पा सकता है और भूख पर भी वह नियंत्रण पा सकता है। इसके अलावा भूख के कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं जो कि बहुत ही जनरल सी बातें हैं जो हम खुद भी महसूस करते हैं। ये मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगी आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही होता है। खाने का टाइम हो जाने पर चाहे व्यक्ति को भूख ना लगी हो तो भी वह खाना खा लेता है। दूसरा, तनाव यानी किसी तरह की टेंशन से निपटने के लिए भी कई बार हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। अगर भूख ना भी लगी हो पर बहुत अच्छे खाने की खुशबू आए तो भी हमें भूख लगाती है और हम खाना खा लेते हैं। अकेले बैठकर खाने की बजाय अगर हम अपनों के साथ बैठकर खाते हैं या फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो ज्यादा खाना खाया जाता है। पसंदीदा और स्वाद खाना ज्यादा खाया जाता है। और अगर हम कोई खाना खाएं जिससे कि हमें वॉमिट हो या तबीयत खराब हो जाए तो उस चीज के लिए कई बार हमें स्वाद अरुचि पैदा हो जाती है, यानी आगे को हम वो खाना खाना पसंद नहीं करते, उसके लिए हमारी भूख मर जाती है। तो ये थे कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो भूख पर अपना असर डालते हैं। दूसरा जैविक अभिप्रेरक है प्यास, जिसे थर्स्ट भी कह देते हैं। जिस तरीके से हमने भूख का स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत पढ़ा उसी तरीके से प्यास का भी एक स्थानीय सिद्धांत है। मुंह के अंदर गीलेपन की कमी यानी मुंह सूखने से हमें प्यास लगती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैनन ने 1932 में किया। भूख दो तरह की होती है, बहिकोशिकीय और अंतराकोशिकीय प्यास। प्यास दो तरह की होती है बेटा। बहिकोशिकीय प्यास तब पैदा होती है जब शरीर की कोशिकाओं में यानी जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उसके चारों तरफ जो पाए जाने वाला तरल या लिक्विड होता है उसमें से अगर पानी गायब हो जाए, जैसे खून निकलना, पसीना आना, वॉमिट होना, इन चीजों की वजह से हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उसके चारों तरफ पाए जाने वाले तरल में से पानी खत्म हो जाता है या गायब हो जाता है, उसे हम कहते हैं बहिकोशिकीय प्यास। अंतराकोशिकीय प्यास नमकीन चीज खाने से पैदा होती है। इसमें पानी गायब नहीं होता पर ज्यादा नमक खा लेने से कोशिकाओं में से तरल बाहर आ जाता है, लिक्विड बाहर आ जाता है। जब कोशिकाओं में से लिक्विड बाहर आ जाता है तो कोशिकाएं सिकुड़ती हैं और हमें प्यास लगती है। दो तरह की प्यास मैंने आपको बताई, बहिकोशिकीय और अंतराकोशिकीय। इसके अलावा प्यास के कुछ शारीरिक कारण हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है, और पीयूष ग्रंथि, इनमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो किडनी की कार्यवाही पर कंट्रोल रखकर शरीर में पानी का एक नॉर्मल सा लेवल बनाए रखते हैं। इसके अलावा डबल डिप्लेशन सिद्धांत और कोशिकीय निर्जलन से भी हमें प्यास महसूस होती है। तीसरा जैविक अभिप्रेरक है नींद। नींद दो तरह की होती है। पहली कहलाती है तीव्र आंख गतिक नींद, जिसे हम कहते हैं REM स्लीप, और दूसरी है अतीव्र गतिक नींद, जिसे हम कहते हैं नॉन REM स्लीप। तीव्र आंख गतिक नींद में जो हमारे नेत्र गोलक होते हैं वो तेजी से हिलते हुए पाए जाते हैं। हम सो रहे हैं फिर भी हमारे नेत्र गोलक हिलते हुए पाए जाते हैं, इसीलिए इसे तीव्र आंख गतिक नींद कहा गया है। यह गहरी नींद नहीं होती और इसमें व्यक्ति सपने भी देखता है। हमारी नींद का 20% हिस्सा तीव्र आंख गतिक नींद ही होता है।
और उम्र बढ़ने के साथ साथ यह कम हो जाती है। इसे स्वप्न नींद भी कहते हैं। यह सिर्फ स्तनपायी प्राणी यानी मैमल्स में पाई जाती है। अतीव्र गतिक नींद गहरी नींद को कहते हैं, जिसमें संवेदी प्रक्रियाएं कम हो जाती हैं, जैसे सांस लेने की गति, हृदय की गति, रक्तचाप, ये सभी चीजें कम हो जाती है क्योंकि ये गहरी नींद होती है। इसमें नेत्र गोलक नहीं हिलते और हम सपने भी नहीं देखते। किसी भी कारण से अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक नींद ना मिले तो उसमें कुछ असामान्य लक्षण, एबनॉर्मल लक्षण दिखाई देने लगते हैं। चौथा जैविक अभिप्रेरक है मलमूत्र त्याग। इस जैविक अभिप्रेरक से प्रेरित होकर व्यक्ति पेशाब या पैखाना करता है। जब व्यक्ति की बड़ी आंत में खाए हुए भोजन का वेस्ट मटेरियल ज्यादा इकट्ठा हो जाए तब उसमें पैखाना करने की इच्छा पैदा होती है। ठीक उसी तरह ब्लैडर में मलमूत्र जमा हो जाए तो पेशाब करने की इच्छा जन्म लेती है। मलमूत्र त्याग को व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर कुछ समय के लिए रोक भी सकता है। फ्रॉयड ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मलमूत्र अभिप्रेरक को व्यक्ति के शील गुणों के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों में मलमूत्र रोकने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वे बड़े होकर जिद्दी और कंजूस बनने की संभावना रखते हैं, और जिन बच्चों को ज्यादा ही नियमित रूप से मलमूत्र करने के लिए बाध्य किया जाता है, बार बार उन्हें कहा जाता है, जबरदस्ती किया जाता है, तो वे क्रूर और आक्रमणकारी बन जाते हैं। इसी के साथ बेटा जैविक अभिप्रेरक का टॉपिक खत्म होता है। हमने देखा कि अलग अलग जैविक अभिप्रेरक व्यक्ति के व्यवहार पर अपना असर अलग अलग ढंग से डालते हैं। इस वीडियो को आप 2 हिस्सों में भी देख सकते हैं। पहले आधा देखिए, फिर बाद में दोबारा आधा देखिए बाकी का। इसे पॉज कर करके आप अपने नोट्स बनाएं, और अगर कोई टॉपिक ना समझ आए, आपको कोई पॉइंट इसमें ना समझ आए, आप उसे दोबारा सुनिए। फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, स्टडी वेल एंड हैव अ गुड डे।